हेलो गाइस, आई एम दीपक रणोजा। वेलकम टू माय चैनल किताबों का सफ़र। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लबासना के सपने। इससे पहले वाले चैप्टर का नाम था यूपीएससी से इश्क, जिसका समापन हुआ था गिरीश और एंजल दोनों सोने चले जाते हैं। गिरीश के कानों में एंजल की प्यारी प्यारी आवाज़ गूंज रही है। इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है। एंजल सोने जाती है तब उसके साथ क्या होता है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर का नाम है लबासना के सपने। लबासना को एक संस्थान का नाम है जहाँ पर आईएएस आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि मसूरी में है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप सब बनी रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। हमारी एंजल रानी की आदत होती है डायरी लिखने की। मसूरी सोचो कितनी दूर है। यदि जो टाइम टेबल बनाया है उसे फॉलो नहीं करूँगी तो मसूरी हमेशा दूर ही रहेगी। ये बातें लिखकर एंजल चली जाती है सोने के लिए। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारे ख्वाब पल रहे थे। वो कभी ग्रेस बाबू के बारे में सोचती तो कभी अपनी स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में सोचती। नींद कम, ख्वाब ज़्यादा वाली क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से वह रात की 4 बजे तक नहीं सो पाती। जैसे जैसे रात में ठंड बढ़ती है उसकी आंख लग जाती है, और जैसे ही वह सुबह उठती है तो सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है, यह देखने के लिए कि ग्रीश का कोई मैसेज आया है या नहीं। हमारा ग्रीश बाबू, जो कि अपने मेंस का पेपर देकर गांव चला गया है और अपनी सारी टेंशनों से दूर वह गांव के मज़े ले रहा है, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। 2 दिन हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को मैसेज नहीं करते हैं। फिर एंजल के 2 दिन बाद मैसेज आता है, तब हमारे ग्रीश बाबू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जैसे ही व्हाट्सएप पर टेस्ट आता है, ग्रीश वहाँ से दूर हटकर उस मैसेज को देखता है। टेस्ट में लिखा होता है कि मैंने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया है, लेकिन इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है जो मुझे याद नहीं रह रहे हैं। ग्रीश बाबू अपना एडवाइस देते हैं कि एक बार उपन्यास की भांति पढ़ लो और फिर दोबारा पढ़ना, अंडरलाइन कर लेना जो ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद दिन में जो भी चीज़ पढ़ो उसे कम से कम दिन में 3 बार रिवाइज़ कर लेना। यही पढ़ने का सबसे अच्छा और वैज्ञानिक तरीका है। ग्रीश बाबू कहते हैं, क्या तुमने कहीं कोचिंग ली है और कोचिंग लेने का कोई फ़ायदा हुआ है? एंजल का जवाब आता है कि हाँ, मैंने कोचिंग तो ली है, लेकिन कोचिंग लेने का कोई फ़ायदा हुआ है यार, ऐसा मुझे नहीं लगता। जब ये बात एंजल ने कही तो एक शब्द बीच में आया, यार। सर कहने वाली एंजल ने आज पहली दफ़ा यार शब्द का इस्तेमाल कर लिया था, मतलब वह दोस्ती बढ़ाने की इच्छुक थी। हालांकि कुछ माह बाद मुझे पता चला कि उनके बोलने के अंदाज में कई बार यार निकल ही जाता है। गिरीश बाबू कहते हैं कि यूपीएससी की कोचिंग लेना शादी के लड्डू खाने जैसा है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। वैसे तुमने कोचिंग ले ली है तो तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि कोचिंग लेने का क्या फ़ायदा है और कोचिंग का पढ़ाया हुआ कितना एग्ज़ाम में आता है। बिना सेल्फ स्टडी के यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के किले को भेद पाना नामुमकिन होता है। इसी प्रकार दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। एंजल ग्रीश से प्रश्न करती है, ग्रीश एंजल का मार्गदर्शन करता है और अंत में ग्रीश एक लेख लिखता है अखबार में छापने के लिए। ग्रीश लिखता है कि वर्तमान समय में अधिकांश लोग भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित नज़र आते हैं। हमारा भविष्य किस तरह का होगा, हम भविष्य में क्या कर रहे होंगे, इन प्रश्नों के जवाब तलाशते तलाशते हम अपना आज का वक्त गुजार देते हैं। ग्रीश बाबू लिखते हैं कि हमें हमारे भविष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम हमारे भविष्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम हमारे भविष्य की चिंता करने लगे तो हमारा वर्तमान खराब हो जाएगा। जो हमारा अतीत है वह आज की स्मृति है, और आने वाला समय जो हमारा भविष्य है वो आज का स्वप्न है। लेकिन आज का जो समय है वह यथार्थ है, हमें यथार्थ में जीना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें हमारे अतीत से सीखना चाहिए, यथार्थ का आनंद लेना चाहिए और भविष्य की योजना बनानी चाहिए। इस प्रकार का लेख लिखता है। जिस प्रकार हमारे ग्रीश बाबू की आदत होती है लेख लिखने की, ठीक उसी प्रकार एंजल की आदत होती है डायरी लिखने की। वह डायरी में लिखती है कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य को जीवन में सार्थक चीज़ें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अत्यंत जरूरी है। लक्ष्य के निर्धारण से फ़ायदा यह होगा कि हमें हमारे लक्ष्य को पाने के लिए एक सही मार्ग ज्ञात होगा और रास्ते में आने वाली बाधाओं का हम डटकर सामना करेंगे। जब हम किसी लक्ष्य को अपने दिल में जन्म देते हैं
तब हम उस लक्ष्य से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और हम जितने दृढ़ विश्वास से उसके लिए प्रयत्न करते हैं वह उतने ही हमारे करीब आ जाता है। इस प्रकार इस अध्याय का समापन होता है। हम अगले वीडियो में इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और तीसरे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में यदि किसी भी प्रकार की कमी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।